हेलो एवरीवन। आज स्टार्ट करेंगे हम अपनी एक नई यूनिट फ्लूइड मैकेनिक्स एंड एप्लीकेशन। इससे पहले हमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यूनिट नंबर 1 यूनिट नंबर 2 कंप्लीट करी हुई है। कोई डाउट आता है तो आप उस समय हमारी प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके उस पर्टिकुलर वीडियो को या उस पर्टिकुलर जो भी आपको जिस भी सेक्शन में आपको डाउट आ रहा है उसको देख सकते हैं। इसके अलावा हमने अपने चैनल पे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी हम डाल रहे हैं। तो इसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप उससे रेफर कर सकते हैं। फिलहाल अभी स्टार्ट करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स एंड एप्लीकेशन यूनिट नंबर 3 से। सबसे पहला इसमें इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन फ्लूइड का। फ्लूइड क्या होता है? तो फ्लूइड का डेफिनेशन होता है अ फ्लूइड इज अ सब्सटेंस व्हिच डिफॉर्म्स कंटिन्यूअसली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ शियर फोर्स और टेंजेंशियल फोर्स। और फ्लूइड को आप ऐसा नहीं है कि फ्लूइड से आप कई बार जो है स्टूडेंट सोचते हैं कि वो फ्लूइड जो है वो कोई भी एक लिक्विड है। तो लिक्विड ही नहीं बल्कि फ्लूइड एक हम कह सकते हैं गैस भी होता है, क्योंकि वो हमारा कंप्रेसिबल फ्लूइड में आता है और लिक्विड हमारा एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में आता है। तो ये भी आप अपनी नोट्स कॉपी में लिख लें कि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड को हम लिक्विड भी कहते हैं, या लिक्विड जो है वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड भी कहलाता है, और हमारा गैस जो है वो कंप्रेसिबल फ्लूइड होता है। क्लियर हो गया है? तो फ्लूइड के बारे में बात करते हैं। तो फ्लूइड क्या है? एक सब्सटेंस है जो डिफॉर्म कर रहा है कंटिन्यूसली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ शियर फोर्स और टेंजेंशियल फोर्स। नो मैटर हाउ स्मॉल द फोर्स में भी, ये एक कंडीशन लग गई है यहाँ पे कि कितना भी छोटा फोर्स क्यों ना हो उसकी मतलब तो उसमें कहीं ना कहीं वो मैटर नहीं करेगा। ठीक है। सो फ्लूइड इज अ सब्सटेंस व्हिच इज फॉर्म कंटिन्यूसली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ शियर फोर्स और टेंजेंशियल फोर्स नो मैटर हाउ स्मॉल द फोर्स में भी। बहुत सारे स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें नोट्स प्रोवाइड करिए। तो नोट्स देखिए, कोशिश ये करिए कि आप नोट्स खुद लिख रहे हैं अपने हैंड रिटन। अगर आप लिखेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको ज़्यादा याद रहेंगे। मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहीं ना कहीं प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी। बट अगेन, अगर आपको कुछ भी चीज़ सीखनी है तो आप उसे खुद लिखें, या अगर बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा है तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में आप लिख सकते हैं। अभी आप जल्दी जल्दी अपने 2x स्पीड पर कहीं ना कहीं उसे समझ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है? फ्लूइड मैकेनिक्स एक ब्रांच है साइंस की जो कंसर्न रहती है विद द मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड। यहाँ पे हम मैकेनिक्स को पढ़ते हैं फ्लूइड की। और फ्लूइड क्या है? यहाँ पे फ्लूइड हमारे पास कोई भी लिक्विड हो सकती है, गैस हो सकती है, प्लाज्मा हो सकते हैं। तो ये हमारा मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड और उसके फोर्सेस के ऊपर डील करती है। ठीक है। तो ये एक ब्रांच है साइंस की कंसर्न विद द मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड, लिक्विड्स, गैसेस, प्लाज्मा एंड द फोर्सेस ऑन देम। क्लियर हो गया है? तो ये हमारा दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। इसके बाद देखते हैं इसकी एप्लीकेशंस ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। तो एप्लीकेशंस की जब हम बात करेंगे तो इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं आईसी इंजन में। तो आईसी इंजन में, इंटरनल कंबशन इंजन में जब हम बात करते हैं तो पेट्रोल और डीजल इंजन में इसका फ्लूइड का बहुत ज़्यादा यूज़ है। जब हम एयर को कहीं ना कहीं जब हम चार्ज को सक कर रहे थे सिलेंडर में, ठीक है, इन द केस ऑफ डीजल इंजन, और जब जो हमारा चार्ज था एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर था वो हम पेट्रोल इंजन में ले रहे थे, तो वहाँ पे भी हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स का रोल है। तो दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स में आईसी इंजन है। तो मैंने एक हेडिंग पढ़वा दी, आप इसको एलैबोरेट करके अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। सेकंड है हमारे पास ऑटोमोबाइल्स, कार्स एंड बाइक्स में बात वही आ गई कि आईसी इंजन में यूज़ हो रहा है तो ऑटोमोबाइल्स में भी होगा। कूलिंग सिस्टम ऑफ आईसी इंजन, तो ये मैंने ब्रैकेट लगा दिया, तो ये दिखा रहा है कि जो कूलिंग सिस्टम है उसमें यूज़ हो रहा है जनरली जो आईसी इंजन में है उसमें हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स का रोल है। थर्ड स्पेस क्राफ्ट में यूज़ होता है। स्पेस क्राफ्ट में भी जनरली हमारा रॉकेट्स और एयरक्राफ्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ है फ्लूइड मैकेनिक्स का। फोर्थ पावर प्लांट्स में यूज़ होता है एज कई बार जो हमारा जो मॉडरेटर होते हैं, जो रिएक्टर्स होते हैं, वहाँ पे हमें अगर जो रिएक्शन है उसे बैलेंस करना है, और या अगर उसे मॉडरेट करना है, उसे रेगुलेट करना है, तो हम फ्लूइड का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो पावर प्लांट में हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स का रोल है। ह्यूमन बॉडी में तो देखिए पूरी की पूरी हमारी बॉडी ही लिक्विड से बनी हुई है, मतलब वाटर में 75% वी हैव वाटर इन अ बॉडी। तो इससे क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं वो फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड हो गया। तो ह्यूमन बॉडी में मेडिकल साइंस में और रेस्पिरेटरी ब्लड फ्लो जो है तो वो हमारा पूरा कहीं ना कहीं इसी में आ जाता है। तो ये एप्लीकेशन है फ्लूइड मैकेनिक्स की। इसके बाद स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये कई बार 5 to 10 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। तो इसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है प्रेशर। प्रेशर होता है नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। जो आप इसे लिखेंगे नहीं, ये मैंने एक जनरल आपको नॉलेज के लिए बता दिया है। ठीक है। ये प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में वैसे नहीं आता है, बस मैंने आपको ये एक नोटिस के लिए या आपको एक तरीके से नॉलेज के लिए बता दिया है। ठीक है। तो प्रेशर कुछ नहीं है, एक नॉर्मल फोर्स है पर यूनिट एरिया जो लग रहा है। तो प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, और इसको हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी यूनिट होती है। ठीक है। फोर्स की क्या हो गई न्यूटन, एरिया की हो गई मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसकी दूसरी यूनिट होती है पास्कल या एटीएम कह सकते हैं। पास्कल, ठीक है, इसकी एक स्टैंडर्ड यूनिट है, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल बोल देते हैं। एटीएम भी इसकी यूनिट है, बार भी हमारी इसकी यूनिट है, और एमएचजी भी हमारी इसकी यूनिट होती है। इसके कन्वर्जन है वो भी आपको ध्यान रखने हैं, तो वो आप देख लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है डेंसिटी और मास डेंसिटी। तो डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी बोल देते हैं इसे, मास डेंसिटी भी बोल देते हैं, और इसे कई बार स्पेसिफिक मास भी बोल देते हैं। तो आप यहाँ पे इसको एक नाम और ऐड कर सकते हो कि इसको हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक मास भी बोल देते हैं। तो कई बार कई बुक्स में इसमें स्पेसिफिक मार्क्स भी इसे लिखा होता है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। स्पेसिफिक मास हम इसे कह देते हैं। क्लियर हो गया है? तो डेंसिटी बोले, मास डेंसिटी बोले या स्पेसिफिक मास बोले, बात एक ही है। तो ये कुछ नहीं है, मास को डिवाइड कर दिया है वॉल्यूम से, उसे हम डेंसिटी बोल देते हैं। इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक मास। देखिए मैंने लिख भी रखा है, डिनोटेड बाय रो। इसको हम रो से डिनोट करते हैं, एंड इट्स यूनिट इज केजी पर मीटर क्यूब। मास की क्या हो गई? किलोग्राम, वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब इसकी यूनिट हो गई है।
नेक्स्ट वी हैव द वेट डेंसिटी। वेट डेंसिटी क्या है? इट कैन बी डिफाइंड एज द वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी जहाँ लग जाए, मतलब कुछ नहीं, आपको डिवाइड कर देना है उस पर्टिकुलर वैल्यू का वॉल्यूम से, ठीक है। इट कैन बी डिफाइंड एज द वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो एम जी अपॉन में वी कर दिया है, तो डब्ल्यू इक्वल्स टू रो जी। इसको हम स्पेसिफिक वेट भी कहते हैं। तो कई बार आपको न्यूमेरिकल्स में कहा गया होगा कि स्पेसिफिक वेट इतना दिया हुआ है, डेंसिटी निकालो, या कुछ इस टाइप से पैरामीटर्स दिए होंगे तो आपको निकालने होंगे। और एम जी क्या लिखते हैं? एम अपॉन में वी क्या होता है? रो होता है, तो मैंने रो जी लिख दिया है। तो अगर आपको डब्ल्यू पता है, जी पता है, जी की वैल्यू कितनी लेंगे आप? 9.8 लेंगे, या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जैसे हम कहते हैं, या 9.81, ठीक है, जनरली हम इसे यूज़ करते हैं। और अगर आप कुछ भी यूज़ कर रहे हैं तो पेपर में मेंशन जरूर करें कि एज्यूमिंग जी इक्वल्स टू 9.8 एंड 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो फॉर द ईज ऑफ न्यूमेरिकल्स ये मेंशन जरूर करें अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि आप कौन सी वैल्यू यूज़ कर रहे हैं, नहीं तो एग्जामिनर आपके मार्क्स काट सकता है कि भाई आपने वैल्यू नहीं मेंशन करी है और कुछ भी यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना है। तो ये वेट डेंसिटी की बात हो गई है, डेंसिटी और मास डेंसिटी की बात हो गई, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब नाम से पता लग गया कि स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात हो रही है। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है? जस्ट इसका अपोजिट होता है, ठीक है। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम में क्या हो रहा है? डिफाइंड एज द वॉल्यूम पर यूनिट मास ऑफ द फ्लूइड। तो यहाँ पे हमारी वॉल्यूम पर यूनिट मास की बात हो रही है। मतलब ये एक किसका है? ये हमारा रेसिप्रोकल है डेंसिटी का, या हम कह सकते हैं मास डेंसिटी का, या कह सकते हैं स्पेसिफिक मास का। एक तरीके से क्या है ये हमारा रेसिप्रोकल है, और इसको हम स्मॉल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल वी इक्वल्स टू कैपिटल वी, दैट इज वॉल्यूम, डिवाइड बाय एम। 1 अपॉन में रो इसका फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम का, एक तरीके से 1 अपॉन में रो ही तो इसका फॉर्मूला हो गया, हमने रेसिप्रोकल कर दिया उसका, तो ये हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम हो गया। तो ये मेन 3 प्रॉपर्टीज है जो आपको लिखनी है। प्रेशर मत लिखिएगा, पहला है डेंसिटी या मास डेंसिटी, वेट डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम। अगला है विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी हमारी एक नई इंपॉर्टेंट जो है कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज है। इसके बाद विस्कोसिटी को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है। इसका सबसे पहला एग्जांपल है डायनेमिक विस्कोसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी को हम डिफाइन करते हैं, डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस दैट इज ऑफर टू अ लेयर ऑफ फ्लूइड व्हेन इट मूव्स ओवर द अनदर लेयर ऑफ फ्लूइड, ठीक है। जो हमारी रेजिस्टेंस ऑफर हो रही है किसी एक लेयर ऑफ फ्लूइड को व्हेन इट मूव्स ओवर द अनदर लेयर ऑफ फ्लूइड। और इसका जो हमारा डायनेमिक विस्कोसिटी है वो जनरली हमारे पास कभी भी आपको विस्कोसिटी मेंशन होकर आ रहा है क्वेश्चन में, तो वो डायनेमिक विस्कोसिटी को कहने के रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और फ्रिक्शन जितना ज़्यादा होगा, अगर मैं कह रहा हूँ कि फ्लूइड की लेयर के बीच में फ्रिक्शन ज़्यादा है तो विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। जैसे कि अगर मैं हनी की बात करूँ तो हनी की लेयर एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं तो वो हल्के हल्के मूव करती हैं, मतलब बीच में क्या है? फ्रिक्शन प्रेजेंट है बीच में लेयर्स की, या रेजिस्टेंस ऑफर हो रही है, एक लेयर दूसरी लेयर को ऑफर कर रही है। तो डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर टू अ लेयर ऑफ फ्लूइड व्हेन इट मूव्स ओवर अनदर लेयर ऑफ फ्लूइड। तो फ्रिक्शन बढ़ गया, विस्कोसिटी बढ़ जाती है। इसके एग्जांपल हो गए हनी हो गया, ग्लिसरीन हो गया, और कोल्ड मैपल सिरप हो गए। अब ये कोल्ड मैपल सिरप क्या है? तो जो दवाइयाँ आती हैं, दवाइयों में आपने देखा होगा वो भी हल्के हल्के फ्लो करती हैं, उनकी भी एक लेयर दूसरे के ऊपर फ्लो करती है, पानी की तरह नहीं फ्लो करती हैं। तो वहाँ पे भी हमारा कहीं ना कहीं डायनामिक विस्कोसिटी का कंसेप्ट लग रहा है। अब देखिए टाउ इक्वल्स टू म्यू डी ओवर डी वाई, ये क्या है? ये मैंने एक डायनामिक विस्कोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, और म्यू का फॉर्मूला यहाँ से क्या आ गया? टाउ ओवर डी वाई। अब ये डी ओवर डी वाई और टाउ ये है क्या? इसके बारे में हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में, तो उसके लिए भी वेट करिए। फिलहाल अभी तो ये होता है कि आपको एक क्वेश्चन याद रखनी है, टाउ इक्वल्स टू म्यू डी ओवर डी वाई, जहाँ टाउ रिप्रेजेंट कर रहा है शियर स्ट्रेस को, डी ओवर डी वाई रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ डिफॉर्मेशन को या शियर स्ट्रेन को। डी ओवर डी वाई रिप्रेजेंट करता है शियर स्ट्रेस को, शियर स्ट्रेन को, या हम कह सकते हैं रेट ऑफ डिफॉर्मेशन को। और म्यू होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या कोएफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी। मैंने अभी आपको बताया अगर विस्कोसिटी बोल रहा हूँ तो वो अंडरस्टैंडेबल है कि वो मैं डायनामिक विस्कोसिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो टाउ इक्वल्स टू म्यू डी ओवर डी वाई में ये आ गया। तो म्यू की वैल्यू क्या आ गई? टाउ ओवर डी वाई। अब अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूँगा तो टाउ क्या है? टाउ क्या होता है? टाउ इज शियर स्ट्रेस। टाउ क्या है? शियर स्ट्रेस। और आपको पता है स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है? फोर्स अपॉन एरिया, कि हमने फर्स्ट यूनिट में डिस्कस करा हुआ है। कोई डाउट है तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। टाउ इक्वल्स टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। डी ओवर डी वाई। यू क्या है? यू बता दीजिए बस मुझे, यू क्या है? यू मेरा है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये जो डी ओवर डी वाई है वो कहीं ना कहीं कुछ नहीं है बल्कि वो मीटर पर सेकंड की इसकी यूनिट होती है, और ये रेट ऑफ डिफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। कितना हमारा रेट ऑफ डिफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर, अगर मैं वाई यूनिट डिस्टेंस मूव कर रहा हूँ तो मेरा कितना उसमें रेट ऑफ डिफॉर्मेशन देखने के लिए मुझे मिल रहा है, ठीक है। तो ये डी ओवर डी वाई उसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। तो इससे जो हमारी म्यू की यूनिट आती है वो क्या आती है? तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। ये जो मीटर पर सेकंड है, ये जो मीटर पर सेकंड है, अब ये देखिए ये जो मैंने यू लिया है, तो यहाँ पे यू क्या है मेरा? मैंने आपको बताया यू है हमारा रेट ऑफ, डी ओवर डी वाई है रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। तो यू क्या है? मेरा वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वाई मेरा उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसकी यूनिट क्या होती है? डी ओवर डी वाई की मीटर पर सेकंड होती है भाई। डी यू की सॉरी क्या होती है? डी यू की होती है मीटर पर सेकंड। ये मैंने डी यू की यूनिट लिख रखी है, ठीक है। डी यू की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। और अगर मैं वाई की बात करूँगा तो वाई की यूनिट क्या होती है? मीटर होती है, क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से ये मीटर से मीटर कट गया और हमारे पास यूनिट क्या आ गई है? म्यू की जो यूनिट आ रही है वो आ रही है हमारे पास न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। यही तो आ रही है हमारे पास यूनिट भाई। सेकंड जी वाला जो सेकंड है ये कहीं ना कहीं ऊपर जाएगा तो हमारा बन जाएगा न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये तो मेरी म्यू की यूनिट हो गई है। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि म्यू की यूनिट डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होती है। तो ये आपको पूरा डिफरेंशिएशन कई बार लिखने के लिए आता है कि डेरिवेशन मतलब यूनिट का कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा दिखाइए कि किस तरीके से यूनिट इसकी न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर आती है, क्या यूनिट है इसके। 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट वी हैव द काइनेमेटिक विस्कोसिटी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से। ऊपर वाला हमारा म्यू से रिप्रेजेंट था, इसे हम बोलते हैं न्यू। तो ये वाला जो हमारा होता है इसको हम म्यू बोलते हैं, म्यू, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको,
ठीक है, इसको हम बोलते हैं, सॉरी इसको हम बोलते हैं न्यू, इसको बोलते हैं एन यू, ठीक है। और ऊपर वाला जो था वो था म्यू, दैट इज एम यू से बोलते हैं हम उसे, ठीक है। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो बिटवीन द डायनेमिक विस्कोसिटी एंड द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो ये कैसे डिफाइन करते हैं हम इसे डिफाइन करते हैं, जो हमारा रेशियो है डायनेमिक विस्कोसिटी का और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड का, तो उससे हम इसको कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी को। तो म्यू इक्वल्स टू म्यू ओवर सॉरी न्यू इक्वल्स टू म्यू ओवर रो, ठीक है। तो म्यू क्या है, डायनेमिक विस्कोसिटी, और डेंसिटी क्या है हमारा, रो से हम रिप्रेजेंट कर दिया है। इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे, तो देखो म्यू की यूनिट क्या थी, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, और हमारे पास रो की यूनिट क्या है, केजी पर मीटर क्यूब। तो अब देखो मीटर स्क्वायर से ये वाला मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब कट गया, तो हमारे पास न्यूटन सेकंड मीटर पर केजी आ गया। बट ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, इसको और स्टैंडर्ड करेंगे। तो हमने कहा कि न्यूटन क्या होता है, फोर्स होता है, और फोर्स को कैसे लिखते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास की यूनिट होती है केजी, और एक्सेलरेशन की हो गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इंटू सेकंड इंटू एम वो सब चलेगा, केजी चलेगा, केजी से केजी कट गया तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा, और ये सेकंड इस वाले सेकंड को काट देगा तो आ जाएगा मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स, ठीक है। मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स बोल दोगे तो ये हमारी यूनिट आ जाएगी न्यू की, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए किस तरीके से यूनिट्स आ रही हैं, क्योंकि यूनिट्स के ऊपर बेसिस क्वेश्चन अक्सर पूछ जाते हैं, ठीक है। अब एक टास्क मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, एक होमवर्क टास्क है कि आपको पता करना है स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। और वैसे अगर मैं आपको एक सिंपल से इंट्रोडक्शन दूँ तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारा कुछ नहीं है, बल्कि ये स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एस से, और कैपिटल एस इक्वल्स टू होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल्स टू द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड ऑफ एनी फ्लूइड डिवाइड बाय द डेंसिटी ऑफ एनी डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर एट स्टैंडर्ड, मतलब वाटर को है हम कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड लेते हैं। तो मैंने ये आपको एक छोटा सा एक पार्ट दिया है होमवर्क में, ये आपको खुद सर्च करना है, खुद अगर फिजिकल प्रॉपर्टी लिखोगे तो वो कहीं ना कहीं आपको रिमेंबर रहेगा क्या है हमारे पास। क्या कह रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, तो ये भी हमारी इसी में प्रॉपर्टी ऐड होगी विस्कोसिटी के बाद। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो, इट इज डिनोटेड बाय एस, कैपिटल एस, एंड इट इज अ रेशियो ऑफ द, ये रेशियो है हमारा डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, दैट इज डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्टैंडर्ड फ्लूइड में हम कैसे लेते हैं, स्टैंडर्ड फ्लूइड में हम वाटर को लेते हैं जिसकी डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, रो ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और अगर मैं यही एयर के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ तो डेंसिटी ऑफ एनी एयर डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड एयर, और स्टैंडर्ड एयर की डेंसिटी होती है 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये आपको याद रखना है, एयर की डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ वाटर, और इसके रिस्पेक्ट में आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिफाइन कर देना है। और थोड़ा सा डिटेल में सर्च करिएगा, आपको बुक्स में मिल जाएगा। और इसकी एक बढ़िया किताब जो है जिसमें आप रेफर कर सकते हैं वो DS कुमार किताब आती है, ठीक है। बाकी रेफरेंस के लिए बहुत सारी बुक्स आती हैं तो उसे आप रेफर कर सकते हैं। फिलहाल ये हमारी होंगी प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। अब स्टार्ट करते हैं हम इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, जो मैंने आपको कहा था कि टाउ इक्वल्स टू म्यू डी ओवर डी वाई, ये कहाँ से आया, तो इसके बारे में हम न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में बात करेंगे, तो अभी वो देखते हैं। तो देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी कहता है कि दिस लॉ स्टेट दैट द शियर स्ट्रेस टाउ ऑन अ फ्लूइड एलिमेंट लेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। मतलब जो ये लॉ हमारा ये स्टेट करता है कि जो मेरा शियर स्ट्रेस है किसी भी एक फ्लूइड एलिमेंट लेयर के ऊपर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन या रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। तो ये डी ओवर डी वाई कुछ नहीं है बल्कि शियर स्ट्रेन है, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन है, या मैं इसे बोल सकता हूँ रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, अभी तक जो मैंने आपको बताया, ठीक है। जहाँ यू क्या है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, हमारा कोई भी एक डिस्टेंस पर्टिकुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है उस पर्टिकुलर सेक्शन के बीच में, ठीक है। म्यू हमारा जब ये प्रोपोर्शनलिटी कंस्टेंट लगता है तो ये म्यू लग जाता है, और इस म्यू को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और जब मैं विस्कोसिटी बोल रहा हूँ तो मैं कोएफिशिएंट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी की बात कर रहा हूँ, ये क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, बिल्कुल सिंपल सा है, ये 2 से 3 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है, व्हाट इज मीन बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, इसकी एप्लीकेशंस, और इसके ऊपर 2 क्वेश्चन आते हैं, न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड को बताइए, ठीक है। तो वो भी डिस्कस कर लेंगे। एप्लीकेशन की बात करें तो इसकी एप्लीकेशन है लुब्रिकेशन एंड बियरिंग्स में होती है, रिलेटिव मूवमेंट बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। तो रिलेटिव मूवमेंट अगर हो रहा है हमारा 2 प्लेट्स के बीच में तो उसकी एप्लीकेशन है, और लुब्रिकेशन एंड बियरिंग्स इसका एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो नाम से पता लग रहा है न्यूटोनियन फ्लूइड मतलब जो हमारे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करेंगे, तो द फ्लूइड व्हिच फॉलोज और ओबेज द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज नोन एज न्यूटोनियन फ्लूइड, ठीक है। न्यूटोनियन फ्लूइड हम उन्हें कहते हैं जिसके एग्जांपल हुआ है एयर, वाटर, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सारे इसके एग्जांपल हैं। तो आपको ये पॉइंट्स वाइज आपको सब चीज़ें लिखनी है, तो कहीं ना कहीं आपको रिमेंबर रहेगा कि अ फ्लूइड व्हिच फॉलोज और ओबेज द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज नोन एज न्यूटोनियन फ्लूइड, ठीक है। या हम ऐसे कह सकते हैं जहाँ पे टाउ जो है हमारा म्यू डी ओवर डी वाई के बराबर होता है, ये क्वेश्चन आप ले सकते हो, ठीक है। एग्जांपल इसके होगा एयर, वाटर, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। नॉन न्यूटोनियन में लिखोगे अ फ्लूइड व्हिच डज नॉट ओबे एनी न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, जो ओबे ही नहीं करती है, मतलब आप इसको इस तरीके से मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो, टाउ न्यू पॉइंट बना के मैथमेटिकली टाउ नॉट इक्वल्स टू म्यू डी ओवर डी वाई, ठीक है। तो वो फ्लूइड जो हमें ओबे नहीं कर रहा है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को। अच्छा, जो स्टडी होती है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड को, उसको हम कहते हैं इज नोन एज, अब ये आपका टास्क है, आपको ढूंढना है, ये मैंने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया है। वैसे अगर मैं आपको बताऊँ तो इसकी स्पेलिंग आप सर्च करना, जनरली कुछ नहीं है बल्कि इसको हम कहते हैं स्टडी ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड को रियोलॉजी। अब ये क्या है इसके बारे में आप देखेंगे एक बार नेट पर, वैसे तो ये पूछा नहीं जाता है, मैंने जस्ट नॉलेज के लिए लिख दिया है, होमवर्क के टास्क में है, इज नोन एज डैश कर देना मैं, तो ये आप ढूंढेंगे, ठीक है। कुछ चीज़ ढूंढेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक आइडिया लगेगा, ठीक है। अ फ्लूइड व्हिच डज नॉट ओबे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज नोन एज नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड एंड द स्टडी ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड इज नोन एज रियोलॉजी। अभी आपको लिखना है, याद रखना है, ठीक है। कैसे आप याद रखेंगे, एग्जांपल देखिए, एग्जांपल इसके आते हैं राइस, स्टार्च, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसका एग्जांपल हो गया राइस हो गया, स्टार्च हो गया है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर हो गया है, ब्लड हो गया है, और मिल्क। ये हमारे सारे इसके एग्जांपल्स हैं जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के अंडर आते हैं, ठीक है। अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूँ तो इसका ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये अभी आपको जरूर बनाना है जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं ये पता लगता है कि आपको इसके बारे में भी जानकारी है।
तो शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन रेट के बारे में, या शियर स्ट्रेन रेट बोल दूँ या रेट ऑफ डिफॉर्मेशन बोल दूँ, तो बात एक ही है, ठीक है। डी ओवर डी वाई से रिप्रेजेंट कर रहा है, ये शियर स्ट्रेस है। तो ये हमारा जो कर्व होता है, ये वाई एक्सिस पे कर्व है, ये आइडियल सॉलिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो हमारा एक्स एक्सिस पे कर्व है वो आइडियल फ्लूइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। कॉमन सेंस वाली भी बात है कि भाई अगर मेरा आइडियल सॉलिड है तो उसमें कोई भी स्ट्रेन प्रोड्यूस नहीं होगा, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा डेवलप होगा, तो इसकी वजह से हमारा स्ट्रेन कहीं ना कहीं होगा ही नहीं। तो इसलिए आइडियल सॉलिड ये है और आइडियल फ्लूइड ये है। न्यूटोनियन फ्लूइड में टाउ इक्वल्स टू म्यू डी ओवर डी वाई होता है। तो ये हमारा देखो बिल्कुल डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन दे रहा है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों शियर स्ट्रेस और ये, तो मेरा डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन मिल गया। नॉन न्यूटोनियन नहीं फॉलो कर रहा है, तो मैंने इसका कर्व जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टिल्टेड बना दिया। और हमेशा ध्यान रखना है इसका हमारा जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है वो ऊपर की तरफ बनेगा, न्यूटोनियन फ्लूइड से नीचे नहीं बनेगा, ठीक है। आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड, तो ये आपको रिमेंबर रखना है, ये कुछ इस तरीके से एक लाइन दे देता है, एक टेंजेंशियल लाइन दे देता है, ठीक है। तो ये हमारा आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से सारी फ्लूइड मैंने इसमें डिस्कस कर लिया है। इसमें कोई भी डाउट आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो फिर से कमेंट सेक्शन में। इसके बाद बात करते हैं पास्कल्स लॉ के बारे में, और पास्कल्स लॉ का डेरिवेशन भी कई बार पूछ लिया था, तो वो पास्कल्स लॉ का डेरिवेशन का भी वीडियो लाऊंगा। अभी सिर्फ मैं एक ऊपर से डिस्कस करूँगा कि पास्कल्स लॉ क्या होता है और टाइप्स ऑफ प्रेशर के बारे में उसके बीच में, ठीक है। तो पास्कल्स लॉ की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द पास्कल्स लॉ, द प्रेशर और द इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर एट एनी पॉइंट इन अ स्टैटिक फ्लूइड इज सेम इन ऑल द डायरेक्शन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पास्कल लॉ की अगर मैं बात करूँ तो प्रेशर और इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट इन स्टैटिक फ्लूइड इज सेम इन ऑल द डायरेक्शंस, ठीक है। सेम रहता है किसी भी स्टैटिक फ्लूइड में जो प्रेशर है या इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर है किसी भी पॉइंट के ऊपर स्टैटिक फ्लूइड में, तो वो क्या रहती है, डायरेक्शन में, सारी डायरेक्शन में सेम रहती है। इट इज एप्लीकेबल ओनली टू द इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। और जब मैं इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की बात करता हूँ तो मैं एक सिंपल लिक्विड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जनरली हम इसे इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में ट्रीट करते हैं। मैथमेटिकली ये डायग्राम बना देना इस तरीके से, इसका पूरा एक डेरिवेशन होता है जिसमें हम एक कॉलम को कंसीडर करते हैं, और उस कॉलम को कंसीडर करने के बाद हम कह देते हैं कि हमारा कैसे पी एक्स पी वाई पी जेड बराबर है, ठीक है। फिलहाल अभी तो ये मैंने ऊपर से एक ओवरव्यू दे दिया है, इसके डेरिवेशन के लिए अलग से वीडियो आएगा, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इसे, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द टाइप्स ऑफ प्रेशर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार आपसे पूछा जाता है टाइप्स ऑफ प्रेशर को डिस्कस करिए। तो पहला है इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय द एनवायरमेंटल मास। जो एनवायरमेंटल मास हमारा प्रेशर एक्सर्ट करता है उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। एक नंबर में आप लिख देंगे, ये 2 नंबर में अगर आता है तो ये लिख देंगे, और इसकी यूनिट्स दिखा देंगे कि 1 ATM होता है 1.013 बार के बराबर, या 1.013 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को और क्या बोलते हैं, पास्कल, अभी हमने डिस्कस कर लिया। ये हो गया हमारा 1.013 × 10⁻², किलो पास्कल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एनवायरमेंटल मास इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर की बात करें तो ये नेट प्रेशर होता है सिस्टम का, विच इज मेजर्ड फ्रॉम द जीरो लेवल। ये नेट प्रेशर है सिस्टम का जिसे हम जीरो लेवल से मेजर करते हैं, इसे हम टोटल प्रेशर भी बोलते हैं। द पॉजिटिव प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू द जीरो प्रेशर लाइन। तो जो पॉजिटिव प्रेशर होता है तो क्या है, इट इज अ नेट प्रेशर ऑफ द सिस्टम विच इज मेजर्ड रिलेटेड टू द फ्रॉम द जीरो लेवल, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज टोटल प्रेशर भी हम इसे कहते हैं। एंड द पॉजिटिव प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू द जीरो प्रेशर लाइन इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट प्रेशर। तो दो डेफिनेशन आपको मिल गई, पहली डेफिनेशन आपको ये मिल गई है और दूसरी डेफिनेशन आपको ये मिल गई है, और इसको हम टोटल प्रेशर के नाम से भी जानते हैं। तो इसको आप पॉइंट्स में लिखेंगे, 3 पॉइंट्स में बना के, ठीक है। इट इज अ नेट प्रेशर ऑफ द सिस्टम विच इज मेजर्ड फ्रॉम द जीरो लेवल, एंड द पॉजिटिव प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू द जीरो प्रेशर लाइन इज कॉल्ड एज द एब्सोल्यूट प्रेशर। क्लियर है। तो ये हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर हो गया, इसको हम टोटल प्रेशर भी बोलते हैं। गेज प्रेशर क्या है, इट इज द प्रेशर ऑफ द सिस्टम मेजर्ड रिलेटेड टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर और सराउंडिंग प्रेशर। तो ये प्रेशर है सिस्टम का जिसे हम मेजर करते हैं रिलेटेड टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो इट इज़ द प्रेशर ऑफ द सिस्टम विच इज मेजर्ड रिलेटेड टू एन एटमॉस्फेरिक प्रेशर और सराउंडिंग प्रेशर, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज पॉजिटिव प्रेशर भी कहते हैं, बिकॉज इट इज अबव द एटमॉस्फेरिक। हमेशा PATM से ऊपर होगा। PATM क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। PATM से हमेशा ऊपर होता है, इसे पॉजिटिव प्रेशर भी कहते हैं। एंड इट इज द प्रेशर ऑफ द सिस्टम विच इज मेजर्ड रिलेटेड टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर और द सराउंडिंग प्रेशर। क्लियर है। अब ये जो हमारा गेज प्रेशर है, इसका कंसेप्ट हम यूज़ करते हैं प्रेशर गेज की डिजाइनिंग में। इन द प्रेशर गेज व्हेन द गेज प्रेशर इज इक्वल्स टू 0, जब हमारा गेज प्रेशर 0 के बराबर होता है प्रेशर गेज में, तो ये बराबर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं वैक्यूम प्रेशर के बारे में। तो ये सब आपको लिख के आना है, ये सब जो मैंने लिखा हुआ है। वैक्यूम प्रेशर, द प्रेशर बिलो देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो प्रेशर हमारा बिलो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से वो हम वैक्यूम प्रेशर कह देंगे। अब सिंस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से या सराउंडिंग प्रेशर से उसे हमने वैक्यूम प्रेशर कह दिया। अब मैंने आपको बता दिया कि प्रेशर बिलो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो हम इसे बोल देंगे नेगेटिव प्रेशर, ठीक है। अभी हमारा गेज प्रेशर था उसे क्या बोल रहे थे, पॉजिटिव प्रेशर, क्योंकि वो अबव था एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। और जो हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर था वो क्या था, एब्सोल्यूट प्रेशर वाज द टोटल प्रेशर, ठीक है। टोटल प्रेशर एंड इट इज मेजर्ड फ्रॉम द जीरो लेवल, जो इसे हम इट इज नेट प्रेशर ऑफ द सिस्टम विच इज मेजर्ड फ्रॉम द जीरो लेवल, ठीक है। जीरो लेवल से मेजर हो रहा था वो वाला कौन सा, एब्सोल्यूट प्रेशर। क्लियर हो गया। तो बस इसमें कहीं ना कहीं इतना ही। और वैक्यूम प्रेशर का जो मैथमेटिकल अगर हम बात करें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से अगर P एब्स को माइनस करते हैं तो आपके पास वैक्यूम प्रेशर आता है, जिसे हम P वैम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। P वैक्यूम इक्वल्स टू PATM माइनस P एब्स, ठीक है। तो ये इस पर्टिकुलर फार्मूला है, जनरली इसका कोई यूज़ नहीं है, बट आप मेंशन करोगे तो ये कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज को ही दिखा रहा है कि भाई आपको पता है ये, ठीक है। तो इसके बाद कोई भी इसमें डाउट आता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी भी कोई भी सिंपल सा भी वैसे इसमें होना नहीं चाहिए, क्योंकि बिल्कुल सब थ्योरेटिकल पार्ट था, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल फ्री टू आस्क हैं आप, ठीक है। तो आज के लिए हम इसमें इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।